ठीक है, नेक्स्ट वन बी। सिन एंटी नेमिंग। देखो सिन एंटी को जो हम यूज करते हैं ना, इन दो बॉन्ड्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। यदि हम ये ले लें, ध्यान से देखना, ए और ए से एक साइड है तो ये सिन हो जाएगा, ये एंटी हो जाएगा। इसके एग्जांपल नहीं दूंगा, आसान है इसलिए। यदि ये ए और ए एन एन डबल बॉन्ड हो, ये कंडीशन हो जाए तो ये सिन हो जाएगा। ये एंटी हो जाएगा, ठीक है। इसमें इतना ही, इसे नोट करो फटाफट। ये पहला पेज है बेटा, नेक्स्ट तीसरा, ई जेड नेमिंग। ये इंपॉर्टेंट है, ई जेड नेमिंग। ध्यान दीजिए, इट इज बेस्ड ऑन ये सेकंड पेज है, इट इज बेस्ड ऑन priority of group. It is based on priorities of group. ध्यान देना, यदि हमारे पास ये लिखे हुए हैं, यदि ये चारों ग्रुप्स डिफरेंट हैं तो हम सिस और ट्रांस के बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि सिस एटम या ग्रुप सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम प्रायोरिटी की बात करते हैं। अब प्रायोरिटी कैसे निकाल लेंगे ये भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पर जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है उसको 1 बोलते हैं और जिसकी प्रायोरिटी कम होती है उसको 2 बोलते हैं। जैसे ए और बी में मैंने मान लिया कि ए की प्रायोरिटी ज्यादा है तो ऐसे मैं 1 लिखूंगा, ऐसे मैं 2 लिखूंगा। सी और डी में मैंने मान लिया सी की प्रायोरिटी ज्यादा है तो ऐसे 1 लिखूंगा, ऐसे क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा।
कौन सा आइसोमर होगा? साइड होगा तो उसे हम जेड तो सेम प्रायोरिटी ग्रुप यदि सेम साइड होंगे तो उसे जेड आइसोमर बोलेंगे, और यदि सेम प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट तो ऐसे हम ई आइसोमर बोलेंगे। ठीक है ना? पहले पढ़ लो, उसके बाद मैं चैट ऑन कर दूं, तब डाउट पूछना, अभी डिस्टर्ब मत करो। तो दो होते हैं, एक जेड आइसोमर और एक ई आइसोमर, सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड तो जेड आइसोमर, और सेम प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड तो उसे ई आइसोमर। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसके लिए हम पढ़ेंगे CIP रूल्स। किसने दिया था? प्रपोज्ड बाय कान, इंगोल्ड एंड पेनिलॉग। इन रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? प्रायोरिटीज डिसाइड करेंगे। अब इसके रूल्स हैं, ध्यान, अपनी IUPAC की प्रायोरिटी अलग है और ये प्रायोरिटी अलग है ना? IUPAC वाली प्रायोरिटी नहीं लगानी है हमें, ये वाली प्रायोरिटी लगानी है। पहला रूल, एटम और ग्रुप having first atom of higher atomic number gets higher priority। ध्यान दो, एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे हमारे पास ये है, इधर हमने लिखा CH3, इधर हमने लिखा H, इधर हमने लिखा NH2 और इधर हमने लिखा CH3। ठीक है? अब इस CH3 और इस H में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? CH3 की। ये 1, ये 2। इधर पहला एटम नाइट्रोजन है, इधर पहला एटम कार्बन है, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? नाइट्रोजन का। ये 1, ये 2। 1 और 1 सेम साइड, कौन सा आइसोमर हो जाएगा? ये जेड आइसोमर। ये ट्रांस भी हो सकता है, तो ऐसे हम ट्रांस भी बोल सकते हैं, ऐसे हम जेड भी बोल सकते हैं, दोनों जगह। ई जेड हर जगह एप्लीकेबल है, सिन एंटी के केस में भी एप्लीकेबल है। ये चारों सेम हो तब भी, मतलब ये वैलेंसी सेम हो तब भी एप्लीकेबल है, डिफरेंट हो तब भी एप्लीकेबल है। तो ई जेड कहीं भी फेल नहीं होता, इसलिए हम इसको ज्यादा यूज करते हैं। तो पहला एटम का एटॉमिक नंबर यदि ज्यादा होगा तो उस ग्रुप की प्रायोरिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। नोट करो से। चैट ओपन कर रहा हूँ, चैट में किसी को डाउट पूछना हो तो पूछ लो। ये फर्स्ट पेज है, एक पेज पहले हो चुका है, उसका स्क्रीनशॉट डलवा देंगे। Proposed by Khan, Ingold and Prelog, CAHN, साइंटिस्ट का नाम है। बेटा आप अंशिका अनम्यूट नहीं हो रहे हो। अरे ट्रांस अलग है और ये अलग है, ट्रांस का इससे कोई लेना देना नहीं है। सेम साइड वालों को वैसे सिस बोलते हैं, बस सिस ट्रांस का इससे कोई लेना देना नहीं है।
हेलो सर। हायर एटॉमिक नंबर। हेलो सर। हाँ सर मैं अंशिका। सर एक डाउट है। हेलो अबे आप लड़कियों वाला है, लड़का क्या हेलो चक्कर है? सर एक डाउट है। कुछ सर चैट पे पूछ, चैट पे। हो गया, नोट हो गया। चलो नेक्स्ट वन, अगला रूल। इफ फर्स्ट एटम इज सेम, if first atom is same, then we consider ये जो भी अंशिका है, इस बार हैंड रेस किया ना तो तेरे को रिमूव कर दूंगा क्लास से। डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स भी ऑनलाइन क्लास में बहुत आता है। Then we consider atomic number of second atom. यदि फर्स्ट एटम सेम हो तो हम सेकंड एटम का एटॉमिक नंबर क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। जैसे ध्यान से देखना, हमने लिखा ये हमने लिखा ये। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी पहला एटम सी है, यहाँ पे भी पहला एटम सी है। यदि दोनों जगह का एटॉमिक नंबर सेम है तो फिर हम किसको हायर प्रायोरिटी दें? दैट डिपेंड्स ऑन द सेकंड एटम। अब सेकंड एटम यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है, तो हम वो वाला सेकंड एटम पहले कंसीडर करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है। ऊपर वाले में हम नाइट्रोजन को कंसीडर करेंगे और नीचे वाले में हम ऑक्सीजन को कंसीडर करेंगे। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? ऑक्सीजन का, तो ये 1 ये 2। यहाँ पे पहला एटम कार्बन है, यहाँ पे भी पहला एटम कार्बन है, यहाँ पे दूसरे एटम पे हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पे दूसरे एटम में कार्बन है, तो ये 1 पाएगा, ये 2 पाएगा। 1 और 1 सेम साइड, कौन सा आइसोमर है ये? Z आइसोमर। यदि सेकंड भी सेम हो जाएगा तो किसको देखेंगे हम? थर्ड को देखेंगे। थर्ड सेम हो जाएगा तो किसको देखेंगे हम? फोर्थ को देखेंगे, एंड सो ऑन।
थर्ड, in the case of isotopes, in the case of isotopes, higher isotope gets higher priority. ठीक है, क्या मतलब है इसका? जैसे हमने ये ले लिया, क्या लगता है एच और डी में किसका एटॉमिक वेट ज्यादा होता है? ड्यूटेरियम का, तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा। 1 और 1 अपोजिट, कौन सा आइसोमर हो जाएगा? ये ई आइसोमर। ठीक है, नेक्स्ट वन 4, इसीलिए सोची कि उससे नहीं बात करूं। लोन पेयर gets higher priority over bond pair gets higher priority over lone pair. बॉन्ड पेयर की प्रायोरिटी हमेशा लोन पेयर से ज्यादा होगी, जैसे हमने ये लिखा। और हमने ये लिखा, तो इधर इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है क्योंकि ये बॉन्ड पेयर है जबकि ये लोन पेयर है, और इन दोनों में इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। 1 और 1 अपोजिट, कौन सा आइसोमर है? ई आइसोमर, नोट करो। हायर प्रायोरिटी कोई डाउट है किसी को? ई वैसे एंटीजिजेन से आया है जिसका मतलब होता है अक्रॉस, और जेड जो है वो जूजामैन से आया है, इसका मतलब होता है टुगेदर। तुम्हें कोई मतलब नहीं है उससे, तुम तो ई जेड ऐसे ही याद रखो। कंसीडर एटॉमिक नंबर ऑफ सेकंड एटम, नहीं ये यूनिवर्सली वैलिड है। कंसीडर एटॉमिक नंबर ऑफ सेकंड एटम, क्लियर? यहां तक आया समझ में? रफ कर रहा हूं। हेलो, फर्स्ट मैं
राइट वाले का कंपैरिजन नहीं किया, ये है ना। हाँ, सेकंड एटम में जो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर का होगा उसे कंसीडर करेंगे। इसको मैं 2 बार रिमूव कर चुका, पर पता नहीं कहाँ से ज्वाइन हो जाता बार बार। चलो रफ कर रहा हूँ, है ना। फिफ्थ वन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। सीडो एटम कॉन्सेप्ट, ये ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें परेशानी आएगी। सीडो एटम कॉन्सेप्ट, इसमें क्या करेंगे हम, डबल बॉन्ड treated as 2 single bonds. And triple bond is considered as three single bond. देखिएगा, यदि हमारे पास ये लिखा हुआ है तो इसको मैं इसके इक्विवेलेंट मानूंगा। x को हमने y से जोड़ा, इसका मतलब है x 2y से जुड़ा है और ये वाला y 2x से जुड़ा हुआ है। इसको मैं ऐसे लिख लूंगा। यदि मैंने ये लिखा तो इसका मतलब है ये x 3y से जुड़ा है, तो मैं 3y लिख लूंगा, और ये y 3x से जुड़ा है तो मैं 3x से जोड़ दूंगा। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने लिखा ये डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और मैंने लिखा CH ठीक है। अब देखो, यहाँ पे पहला एटम कार्बन है, यहाँ भी पहला एटम कार्बन है, यहाँ पे दूसरा एटम क्लोरीन है, यहाँ पे दूसरा एटम फ्लोरीन है। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि 2 फ्लोरीन है 3 फ्लोरीन है, हम तो एक फ्लोरीन को कंसीडर करेंगे। ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है तो ये 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इस CH डबल बॉन्ड CH2 को मैं क्या लिख सकता हूँ इसके अकॉर्डिंग, CH सिंगल बॉन्ड CH2, इस कार्बन से भी 2 कार्बन जुड़ रहे हैं, इस कार्बन से भी 2 कार्बन जुड़ रहे हैं। अब कंसीडर करो, ध्यान से देखना भाई, अब कंसीडर करो, यहाँ पे पहला एटम कौन है, ये पहला है, यहाँ पे ये पहला है, ये दूसरा है, ये दूसरा है, यहाँ भी दूसरे पे 2 कार्बन है, पर यहाँ पे तीसरे पर हाइड्रोजन है जबकि यहाँ पर तीसरे पे कार्बन है, तो ऊपर वाले की प्रायोरिटी ज्यादा होगी नीचे वाले से। अरे आया समझ में? दोबारा देखो कैसे किया। मैं इस डबल बॉन्ड का मतलब ये वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो इस कार्बन को एक इस कार्बन से जोड़ दिया, एक इस कार्बन से जोड़ दिया। ये वाला कार्बन भी 2 कार्बन से जुड़ा है, एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से। अब कंपैरिजन कर लिया, यहाँ पे पहला एटम कौन है, कार्बन, यहाँ पे भी पहला एटम कौन है, कार्बन, दूसरे एटम पे 2 कार्बन, यहाँ पे भी दूसरे एटम पे 2 कार्बन, और यहाँ पे तीसरे पे भी है कार्बन है जबकि यहाँ पे तीसरे पे कार्बन नहीं है, इसलिए ऊपर वाले की प्रायोरिटी नीचे वाले से ज्यादा हो जाएगी। 1 और 1 अपोजिट है, कौन सा आइसोमर हो जाएगा, ये ई आइसोमर। नोट करो, कोई डाउट हो तो चैट पे पूछो।
हाँ, ये हाइपोथेटिकल है, ये हर जगह लागू नहीं होगा. इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रायोरिटी ओनली. ये वाला पॉइंट मैंने 2 बार बता दिया आयुष. 2 डबल बॉन्ड को 2 सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करेंगे और ट्रिपल बॉन्ड को 3 सिंगल बॉन्ड की तरह. उसके बाद प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे. नंबर ऑफ एटम से कोई मतलब नहीं है. वैलेंसी कहाँ ज्यादा हो रही है? 1 2 3 4 ही तो हो रही है. नंबर ऑफ एटम तो यहाँ पे भी ज्यादा. यहाँ 1 एक्स है, हमने यहाँ पे 2 एक्स लिख दिए, उससे कोई मतलब नहीं है. कौन सा कार्बन? अरे ये तो इससे क्या मतलब है? प्रायोरिटी तो हम इसकी और इसकी निकाल रहे हैं ना. इससे क्या मतलब है तेरे को? ये तो सिस्टम है. स्यूडो मतलब झूठा, फॉल्स. ये डबल बॉन्ड को जो हमने ये लिखा है ये फॉल्स तरीका है. वैसे तो हम ऐसा मान के चलना है, रियल में ऐसा नहीं हुआ, इसलिए इसको सूडो बोला है. नोट हो गया? कार्तिक हैंड रेस कर. क्या सर नहीं ये आया? साइड में जो कार्बन चेन के साइड में लिखे ऑप्शन, ये कैसे लिखी है समझ नहीं आया. ये समझ में आ गया? सर ये तो आ गया. तो फिर नीचे वाला क्यों नहीं आ रहा भाई? ये डबल बॉन्ड है तो इस कार्बन से 2 कार्बन जोड़ेगा या नहीं जोड़ेगा? तो एक कार्बन ये जोड़ दिया, एक कार्बन ये जोड़ दिया, और इस कार्बन से भी डबल बॉन्ड है तो इस कार्बन से भी 2 कार्बन जोड़ दिए. जब ये वाला समझ में आ गया बेटा, तो ये क्यों नहीं आया? एक ही काम तो कर रहा हूँ. ठीक है सर, आ गया समझ. थैंक यू सर. आर्यन हैंड रेस कर. आर्यन हैंड रेस करो. नहीं करोगे तो डाउट नहीं बताऊंगा. चलो भाई नेक्स्ट वन, अगला रूल. इफ valencies are same, then priority order is Z की प्रायोरिटी E से ज्यादा होती है और R की प्रायोरिटी S से ज्यादा होती है. ध्यान दो, इसका एग्जाम्पल. यहाँ कितने डबल बॉन्ड है? यहाँ 3 डबल बॉन्ड है. ठीक है, तीनों की सब कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे. देखो ध्यान से, पहले हमें सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन निकालना है इसका. ये CH3, ये H, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा. ये H, इसकी प्रायोरिटी कम. इस कार्बन से कार्बन जुड़ा है तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा. 2 और 2 अपोजिट, E आइसोमर हो गया. इस जगह ये 2, ये 1, ये 2, ये 1, 2 और 2 सेम साइड, ये Z आइसोमर हो गया. अब देखो ये वाला डबल बॉन्ड यदि ज्योमेट्रिकल शो करेगा
तभी हम इसका EZ निकालेंगे। यदि ये ज्योमेट्रिकली शो नहीं करेगा तो EZ भी नहीं निकाल पाएंगे। तो पहले चेक करो। मैं यहाँ पे देखो तो ये वाली वैलेंसी और ये वाली वैलेंसी बिल्कुल सेम है। पहला कार्बन 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 के साथ H लग रहा है, कार्बन के साथ H लग रहा है, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ CH3 लग रहा है, H लग रहा है, CH3 लग रहा है, बिल्कुल आइडेंटिकल है। अंतर किस बात का है? मैं अंतर इस बात का है कि यहाँ पर Z है और यहाँ पर E है। यदि कन्फिगरेशन चेंज होंगे तो यहाँ पे हम अलग अलग वैलेंसी शो करेंगे। कन्फिगरेशन चेंज होंगे तो इसका मतलब ये वैलेंसीज ये अलग अलग है। तो यदि सभी एटम सेम हो और कन्फिगरेशन चेंज हो तब भी शो करेगा। अब क्वेश्चन ये EZ में से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? मैं Z की प्रायोरिटी E से ज्यादा होती है तो Z वाले को हम 1 बोलेंगे और E वाले को हम 2 बोलेंगे। इधर इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे। 1 अपोजिट है तो इसका E हो जाएगा। आया समझ में? E और Z को हम तभी कंपेयर करेंगे जब सभी एटम सेम हो। यदि एटम सेम नहीं होंगे तो E और Z को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, रोहित हैंड रेज करो और पूछो अपने डाउट्स। बोल भाई। अरे बोल अब। आवाज नहीं आ रही तेरी। सर इसमें चेक कैसे किया सर? हेलो हेलो सर इसमें चेक कैसे किया? श्रेयांश यस सर इसमें चेक कैसे किया? अरे क्या चेक किया बता तो सही। सर प्रायोरिटी। श्रेयांश यस सर। किसकी सर प्रायोरिटी? प्रायोरिटी ये लिखा है ना Z की प्रायोरिटी E से ज्यादा होगी। यस सर। दिखा रहा हूँ फिर भी पता नहीं क्या करोगे। सर ये सर बीच वाले में सर जो आपने सर E लगाया है सर नीचे सर ये 1 2 हो गए हैं, ऊपर सर ये 1 2 हो गए हैं सर, ये समझ में नहीं आया। गधे हो इसलिए समझ में नहीं आया तुम्हें। इतनी आसानी से समझा रहा हूँ। इस कार्बन से बेटा 2 वैलेंसी जुड़ी है। इधर पहला एटम कौन है? बोलता चलो पहला एटम कौन है? अरे बोलेगा भाई अब क्या नाम है? रेडमी 9 पावर। पहला एटम कौन है? गायब हो गया। अरे बोलेगा नहीं तो समझ में कैसे आएगा? रेडमी 9 पावर गायब। डाउट भी पूछते हैं गायब भी हो जाता है। चलो भाई RS बेटा ऑप्टिकल में पढ़ेंगे, कल पढ़ाऊंगा RS ऑप्टिकल में पढ़ेंगे, कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, रफ कर रहा हूं। यार अनम्यूट किया तो था सर हाइड्रोजन सर आपने अनम्यूट। इधर पहला एटम कौन है? सर कार्बन। किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? कार्बन का। तो किसको फर्स्ट प्रायोरिटी देगा? कार्बन को। फिर ऊपर सब एटम सेम है। यस सर। ऐसे तो दे नहीं सकते। तो क्या बताया मैंने? Z वाले की प्रायोरिटी E वाले से क्या होगी? ज्यादा। तो Z वाले को 1 देगा और E वाले को 2 देगा या नहीं देगा? ओके सर जी। यस सर यस सर। आ गया सर, थैंक यू सर।
चलो रफ कर रहा हूँ, इसके एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, आप लोग करेंगे अभी के अभी। करो भाई। करें डिस्कस। करो भाई, मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी, ये फर्स्ट, ये सेकंड, तो वन और वन अपोजिट ई है समझ। यहाँ पर ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी, ये फर्स्ट, यहाँ पर देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम,
ये वाला कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ा है, ये वाला कार्बन भी 3 कार्बन के साथ जुड़ा है। ध्यान देना, यहाँ पे ये फर्स्ट, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये सेकंड, ये सेकंड, सेकंड सेकंड सेकंड, ये थर्ड, यहाँ पे कोई थर्ड नहीं है। ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, 1 और 1 अपोजिट। ई, यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, ई, यहाँ पर ये 1, ये 2, अरे ये तो सभी ई आ गए। ई, डाउट्स? राघव, आप एनसीईआरटी पढ़ना है या आईआईटी की प्रिपरेशन करना है? सेकंड वाला देखो, इस कार्बन के साथ इस कार्बन को क्या लिख सकते हो? सी एच, ये कार्बन 2 ऑक्सीजन से जुड़ा है और ये ऑक्सीजन 2 कार्बन के साथ जुड़ा है। तो इधर देखो कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन है, जबकि इधर कार्बन के साथ एक ही ऑक्सीजन है, तो किसको प्रायोरिटी ज्यादा दोगे? तीसरा समझा दिया मैंने, विनायक विनर्म वर्मा। रोहित, तीसरे में क्या दिक्कत है? विनर्म, तेरा डाउट समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल बना के दे कोई। ये वाला, इधर पहला एटम Cl है, इधर पहला एटम C है। यदि पहला एटम अलग अलग होगा तो उसी बेसिस पर डिसाइड हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहा मैं, ट्रिपल बॉन्ड को मैं ये लिख सकता हूँ, फिर इसको मैंने इससे कंपेयर किया है। फिफ्थ में क्या दिक्कत है गौरव? अब किसी को कोई डाउट है? सेकंड वाले में ई आइसोमर कैसे आया? मेरा जेड आ रहा है, देख लेना कैसे आया, प्रायोरिटी देख। ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है, 2 और 2 अपोजिट होगा तो ई तो आएगा, जेड कैसे आएगा? हाँ सर, हो गया सर, हो गया क्लियर। अर्षित बोलो। हो गया सर, हो गया क्लियर। तोड़ के कंपेयर करना है, तोड़ के ही कंपेयर कर सकते हो, कोई तरीका नहीं है। जो तरीका है वही तो रखना होगा, भले ही कॉम्प्लिकेटेड हो या सिंपल हो। चलो भाई नेक्स्ट वन, लास्ट टॉपिक, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब ध्यान से सुन लो। फिजिकल प्रॉपर्टीज, पहला डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट हमें क्या बताता है? पोलैरिटी बताता है। It gives information
about polarity of molecule. मॉलिक्यूल की पोलैरिटी बताता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, हमने ये लिखा और हमने ये लिखा, यहाँ पे डायरेक्शन ये होगी मूवमेंट की, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर जाते हैं। ये कार्बन sp3 है, ये कार्बन sp2 है। sp3 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और sp2 कार्बन की ज्यादा होती है, तो इधर जो डायपोल मूवमेंट होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जबकि इधर का रिजल्टेंट कुछ इधर जाके आएगा, ये जीरो नहीं होगा। तो डायपोल मूवमेंट इसका इससे ज्यादा है, ये सिस फॉर्म है, ये ट्रांस फॉर्म है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिस फॉर्म का हमेशा डायपोल मूवमेंट क्या रहेगा, ज्यादा होगा, और ऐसा भी जरूरी नहीं कि यहाँ पे ये दोनों सेम होंगे तो हमेशा ये जीरो होगा। आपने जीओसी में पढ़ा होगा कि यदि, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, वैसे तो मैं पढ़ा चुका हूँ जीओसी में, यदि हमारे पास ये है, ये है, या फिर स्टैगर्ड फॉर्म है और उसमें जी और जी आमने सामने है, तो केस 1, if G is equal to CH3 H X NO2 CN O minus COO minus S minus, तो डायपोल मूवमेंट जीरो होता है। पर केस सेकेंड, इफ G बराबर OH SH COOH CONH2 COX CHO एक्सेट्रा हो, तो म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है ना। नोट करो इसमें, ये बात पहले पढ़ी होगी। जैसे यदि हम ये लिखते हैं, तो ये म्यू जीरो होगा, और यदि हम ये लिखते हैं तो म्यू जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। पर इन केसेस में म्यू जीरो नहीं होता, इन केसेस में म्यू जीरो होगा आमने सामने यदि जी की वैल्यू सेम होगी तो। नोट हो जाए तो डन करना।
हाँ कल भी क्लास रखूंगा डिस्कशन के लिए, कल डिस्कशन के लिए लेंगे। कल स्टीरियो आइसोमेर्स का सेक्शन ए और बी डिस्कस करेंगे और GOC2 डिस्कस करेंगे, उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। बेटा GOC की शीट बनाओगे तो रिवीजन हो जाएगा, और ये बनाओगे ज्योमेट्रिकल की शीट बनाओगे तो ज्योमेट्रिकल का रिवीजन हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट। किसी ने पूछा है कि COOH होगा तो म्यू 0 क्यों नहीं होगा? इसका आंसर किसी और क्लास में दे दूंगा, अभी नहीं दे रहा, अभी पूरा टाइम खा जाएगा ये। नेक्स्ट वन, दूसरी प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट। देखो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो पोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि पोलैरिटी ज्यादा होगी तो एडजेसेंट एटम्स के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा होगा, और उस इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी, और पोलैरिटी डिपेंड करता है टैप मूवमेंट के। तो जिसका टैप मूवमेंट ज्यादा होगा ना, उसी का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। सॉल्युबिलिटी, मतलब सॉल्युबिलिटी भी डिपेंड करती है पोलैरिटी पर। और पोलैरिटी डेवलपमेंट पर देखो क्यों, आपने एक फ्रेज सुना होगा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब होता है एक जैसा अपने जैसे के साथ ही घुलता है। जैसे पढ़ने वाले की अक्सर पढ़ने वाले के साथ दोस्ती होती है, और ना पढ़ने वाले की ना पढ़ने वाले के साथ, नालायक की नालायक के साथ अक्सर ऐसा होता है। कभी कभी अपोजिट भी देखने को मिलता है, पर जनरली लाइक डिसॉल्व्स लाइक होता है। जैसे ग्रीस जो होता है वो नॉन पोलर होता है, तो वो पानी से नहीं धुलता है पर पेट्रोल से साफ हो जाता है। ये पेट्रोल भी नॉन पोलर है और ग्रीस भी नॉन पोलर है। तो ग्रीस नॉन पोलर में तो सॉल्युबल होता है, पर वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, क्योंकि वाटर पोलर है। हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि वाटर में सॉल्युबल कितना है, और वाटर पोलर है। तो वाटर में कोई सॉल्यूट तभी सॉल्युबल होगा जब वो खुद भी पोलर होगा, और जितना ज्यादा पोलर होगा उसकी सॉल्युबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। इसलिए मैंने लिखा कि सॉल्युबिलिटी जो होता है वो पोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये म्यू है, म्यू, ठीक है। फोर्थ, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी जो होती है वो डिपेंड करता है तो कोरोना का टाइम है तो आने के बाद ही स्टैटिक हिंड्रेंस के या स्टैटिक रिपल्शन के में। हेलो, क्या मतलब है इसका, ध्यान दो। जैसे हमने ये लिखा, और हमने ये लिखा, साथ में रहना तो। देखो यहाँ पे जो बड़े बड़े ग्रुप हैं ये पास पास है, और यहाँ पे जो बड़े बड़े ग्रुप है ये दूर दूर है, तो ये मोर स्टेबल होगा। जितने लोग रहेंगे यहाँ पे मोर या घर में भी कुछ समय तक साथ में तो रहना ही चाहिए। स्टेरिक हिंड्रेंस है,
स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है हाँ स्पेस में ये ज्यादा पास पास होंगे तो इनके टकराने के चांसेस ज्यादा है। देखो हाँ। ये इतनी दूरी होती नहीं है, इतना बड़ा मॉलिक्यूल थोड़ी नहीं होता है। इतना बड़ा मॉलिक्यूल होता तो हमें स्पेस में अपने आसपास दिखाई देता, ये तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो जो ये CH3 है ना, ये बहुत पास पास होते हैं, हाँ और बहुत पास पास होने की वजह से इनके बीच में रिपल्शन होता है, और रिपल्शन होने की वजह से इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना? तो बड़े ग्रुप यदि एक साइड होंगे तो स्टेबिलिटी कम होगी, बड़े ग्रुप अपोजिट साइड होंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसलिए जनरली जो ट्रांस होता है उसकी स्टेबिलिटी सिस से ज्यादा होती है। एंड फिफ्थ वन इज लास्ट, मेल्टिंग पॉइंट। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये हमेशा सॉलिड का होता है, और सॉलिड का होगा तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो जितना पास पास पैक होंगे उनको ब्रेक करने में उतनी ही टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पैकिंग एफिशिएंसी के। पैकिंग एफिशिएंसी मतलब जितना पास पास जुड़ेंगे, जितना पास पास रहेंगे, उसको ब्रेक करने में उतना ही टाइम लगेगा। और पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है वो ट्रांसफॉर्म की ज्यादा होती है, ट्रांस की सिस फॉर्म से ज्यादा होती है। बड़े ग्रुप यदि अपोजिट डायरेक्शन में हो तो ज्यादा अच्छी पैकिंग होती है, इसके कंपेरेबली सिस फॉर्म के कंपेरेबली। सर ट्रांसफॉर्म is more symmetrical। ट्रांसफॉर्म ज्यादा सिमेट्रिकल होती है, इसलिए उसमें पैकिंग भी ज्यादा अच्छी होती है। नोट करो, फिर एक तो एग्जांपल दे रहा हूँ, सो ही आपका जीआई खत्म। नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो उसका फटाफट। शुरू का आधा घंटा खराब हो गया आईडी के चक्कर में, वरना अभी तक तो हो जाता। चलो नोटेड, रफ कर दूं या कोई नोट कर रहा है? पैकिंग एफिशिएंसी नाम से मालूम पड़ रहा है, मॉलिक्यूल यदि पास पास जुड़ेंगे तो उनकी पैकिंग अच्छी, मॉलिक्यूल यदि दूर दूर रहेंगे तो उसकी पैकिंग पुअर। एग्जाम्पल देखना ध्यान से। या तुम्हारी रेज़ोज़ूम 11 में ही दिक्कत आती है, पता नहीं क्यों लॉक हो जाती है। ध्यान दो, हमने एक ये कंपाउंड लिया और एक इसका ट्रांस लिया, ठीक है, ये सिस, ये ट्रांस, ये 1, ये सेकंड। अब देखो इसका डायपोल मूवमेंट इस साइड होगा और इसका डायपोल मूवमेंट इस साइड होगा, जबकि इसका डायपोल मूवमेंट सेम डायरेक्शन में होगा। तो यदि हम डायपोल मूवमेंट को कंपेयर करें, सेकंड का फर्स्ट से ज्यादा होगा, क्योंकि ये डायरेक्शन सेम है, इसका रिजल्टेंट ज्यादा आएगा। डायपोल मूवमेंट यदि ज्यादा है तो डेफिनेटली जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी सेकंड का ही ज्यादा होगा। सॉल्युबिलिटी जो है वो भी सेकंड की ही ज्यादा होगी।
मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी ट्रांस का ही ज़्यादा होगा और स्टेबिलिटी जो है वो भी ट्रांस की ही ज़्यादा होगी। तो ये 3 पॉइंट्स तो म्यू के ऊपर डिपेंड कर जाते हैं। म्यू का जो ऑर्डर आ जाएगा वही ऑर्डर इन तीनों का आ जाएगा। और मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ही ज़्यादा रहता है और स्टेबिलिटी ट्रांस की ज़्यादा रहती है, क्योंकि बड़े बड़े ग्रुप जो है वो अपोजिट साइड है। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम ये ले लें, तो देखो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा सिस का ज़्यादा हो ऐसा जरूरी नहीं है। इस वाले में फर्स्ट एग्जाम्पल में ट्रांस का ज़्यादा आ रहा है बॉइलिंग पॉइंट, तो ये हमें निकाल के सोचना ही पड़ेगा कि किसका ज़्यादा होगा। यहाँ पे देखो ये डायरेक्शन होगी, यहाँ पे ये डायरेक्शन होगी, तो इसका डेवलपमेंट तो 0 आ गया, जबकि इसका डेवलपमेंट कुछ ना कुछ होगा, नॉट इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। बॉइलिंग पॉइंट डायपोल मूवमेंट फर्स्ट का सेकंड से ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी, सॉल्युबिलिटी भी, स्टेबिलिटी यहाँ पे एक्सेप्शन है, स्टेबिलिटी यहाँ पे फर्स्ट की सेकंड से ज्यादा होती है। और मेल्टिंग पॉइंट, अब स्टेबिलिटी क्यों ज्यादा हुई, मैं यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन देता है, रेजोनेंस करता है और ये इलेक्ट्रॉन लेता है, इसकी वजह से इस पर माइनस डेल आ जाता है और इस पर प्लस डेल आ जाता है। Cl दोनों शो करता है प्लस n और माइनस n, तो ये माइनस डेल और प्लस डेल आ जाने की वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन हो जाता है, और बीच में अट्रैक्शन हो जाने की वजह से इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ठीक है, नोट करो, GI खत्म, आप बिल्कुल 0 to PA1 के बराबर आ चुके हैं। डिस्कशन है उसके लिए कल मैं क्लास लूंगा, टाइमिंग्स कल ही बताऊंगा। GOC2 डिस्कस करेंगे हम लोग, और स्टीरियो का सेक्शन 1 में, सेक्शन A सेक्शन B डिस्कस करेंगे पार्ट 1 पार्ट 2 में। हाँ Cl, अच्छा इधर डायरेक्शन अलग हो गई, गड़बड़ हो गई इसमें। तो तरीका तो वही है। GOC1 क्यों डिस्कस होगा, GOC1 मैंने थोड़ी नहीं पढ़ाया। GOC1 में कार्बोकेटायन कार्बन वाला तो डिस्कशन कर चुके ना हम लोग। GOC1 तो कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। DPP बाद में करेंगे, हाँ जिनका हो गया वो जा सकते हैं, लीव कर सकते हैं क्लास। सर इस एग्जांपल्स में स्टेबिलिटी का ऑर्डर 2 का ज्यादा होगा ना सर 1 से? इसमें इस लास्ट एग्जांपल्स में सर, इसमें लास्ट एग्जांपल, यस सर। नहीं 1 का ज्यादा ओवर, तो यहाँ पे तो डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस चार्ज क्रिएट हो जा रहा है ना सर? अभी तो प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन के कारण हो जाएगी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो फिर क्या एक्सेप्शंस कहाँ हुआ सर? पिछले एग्जांपल में भी तो सेम ही था। एक्सेप्शन मानो, एक्सेप्शन
चलो भाई, गुड बाय। सबका पैंट कम हो गया ना यहाँ। हाँ। इसका बंद हो गया, बंद है। बंद हो गया है सोनू। सोनू ये बेटा देखिए बंद हो गया, रिकॉर्डिंग बंद कीजिए। पापा बोल रहे हैं अच्छा ठीक है, देख लूंगा वो बीच का। चलो। ठीक।